हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक क्लासेस। और आज की वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए, मैं एक 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स और सारे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी इस पे कराऊंगा, आप देख लीजिएगा। और देखो, स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि 9th-10th की मैथमेटिक्स और 11th-12th की मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने क्योंकि 10th से 11th में आए तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को यहाँ मिलेगा। क्या कि 10th में हमने एल्जेब्रिकल पोर्शन पढ़ा था, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ी थी। देखो, एल्जेब्रा के अंदर जो आपने पढ़ा था वो क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, वो सारी चीजें सॉल्व करना हमने एल्जेब्रा में सीख लिया था। ज्योमेट्रिकल पोर्शन क्या है? जो ट्राइंगल्स आपने पढ़े थे, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वो सारी चीजें ज्योमेट्रिकल पोर्शन में आ जाती है। ठीक, लेकिन यहाँ 11th एंड 12th में हमें क्या पढ़ना है? यहाँ हमें सारे फंक्शंस पढ़ने, फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें तो मैं आपको चैप्टर्स में बताऊंगा। हमारे पास बाकायदा एक फंक्शन चैप्टर नाम से है, रिलेशन एंड फंक्शन, जो चैप्टर 2 है। उससे पहले एक चैप्टर है सेट, वो जानना बहुत जरूरी है फंक्शन जानने से पहले। लेकिन एक बात ये समझ सकते हैं हम कि फंक्शंस अपने पास में यहाँ 5 तरीके के फंक्शंस है। आइलेट, ये शॉर्ट फॉर्म बना दिए मैंने, आइलेट। आई से क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? देखो, अभी तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही पढ़ने हैं, क्योंकि हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। लेकिन उस चैप्टर का नाम अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो क्या था? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन आपने सिर्फ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। अभी हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री तो क्लास 11th में पढ़नी है, जो कि ये रहा टी, ट्रिगो। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने हैं, जो कि आपकी क्लास 11th में है। सही है स्टूडेंट्स। दूसरा फंक्शन यहाँ पर क्या है? एल। ये क्या होता है? लॉगरिथमिक, लॉगरिथम। ये हमको पढ़ना है, ये एक फंक्शंस है लॉग, और ये सारे फंक्शंस हमको पढ़ने हैं। ए से क्या है? एल्जेब्रा, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ के आ चुके हैं एल्जेब्रा के बारे में। सही है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ी लेंगे क्लास 11th में। और ई क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जिनको कि एंटी लॉग भी बोला जाता है। तो जब लॉग में आपको पढ़ाऊंगा तब इस एंटी लॉग को भी पढ़ा दूंगा। सही है, ठीक है। तो 5 तरीके के फंक्शंस पर अपनी पूरी मैथमेटिक्स टिकी हुई है 11th एंड 12th। देखिए, फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको फंक्शन समझ नहीं आने वाले तब तक आप क्लास 12th में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा वेटेज कैलकुलस का होता है। कैलकुलस का टोटल मार्क्स जो होते हैं पेपर के, वो 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके अंदर ये 35 मार्क्स कैरी करता है कैलकुलस। लगभग 50% ही हो गया। तो कैलकुलस एक बहुत बड़ा वेटेज है, और उसको समझने के लिए ये सारे फंक्शंस हमको आने चाहिए अच्छी तरीके से। तो क्लास 11th आपको ढंग से आनी चाहिए, उसके बाद ही हम क्लास 12th पे जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। सही है, एक अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं क्लास 12th में, और अच्छी तरीके से उसको ढंग से समझ सकते हैं। तो फंक्शंस हो गए अपने पास 5 तरीके के, जिसमें से ये 4 हमको किसमें पढ़ने हैं? क्लास 11th में पढ़ने हैं बच्चों। क्लास 11th में हमको ये 4 फंक्शंस पढ़ने हैं, और ये वाला किसमें पढ़ना है? ये क्लास 12th में पढ़ना है, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। सही है, तो 4 फंक्शंस आप देख लो कि 5 फंक्शंस में से 4 तो हमें कहाँ पढ़ने हैं? 11th में पढ़ने। तो एक 11th क्लास एक वैसे भी एक इंपॉर्टेंट क्लास अपने आप में बन जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपने नंबर्स पढ़े हैं, तो जो नंबर्स हैं वो 2 तरीके के हैं ना, एक तो रियल और एक इमेजिनरी। अब ये इमेजिनरी वर्ड तो आपने पहली बार सुना होगा, इमेजिनरी। देखो, रियल नंबर्स के अंदर तो बहुत सारे नंबर्स आ गए, आपने सब पढ़ रखे हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स और रेशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर्स किसके अंदर आ गए? रियल नंबर्स के अंदर। लेकिन इमेजिनरी नंबर हमको यहाँ पढ़ने हैं क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 के अंदर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नंबर और बनते हैं, जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सही है, यही चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है बच्चों? वहां पर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो उसको ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके स्ट्रेट लाइन चैप्टर बनाया है यहाँ क्लास 11th के अंदर। वो स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ पढ़नी है। सही है, हमको यहाँ पर पैराबोलाज पढ़ने हैं, एलिप्स पढ़नी है, और हाइपरबोलाज पढ़ने हैं। तो ये सारी चीजें हमको क्लास 11th के अंदर पढ़नी है। क्लास 11th एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 12th को समझने के लिए, क्योंकि क्लास 11th में एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी भी लिंक्ड है क्लास 12 से, तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं क्लास 11th के अंदर जो कि कनेक्शन रखते हैं क्लास 12th के चैप्टर्स के साथ। सही है, तो ध्यान से पढ़ेंगे हम क्लास 11th में। और आज मैं आपका चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है सेट। तो सेट को ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। सही है, ठीक है।
देखिए स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेट्स। सेट समझने से पहले मुझे आप बताओ एक शब्द का मतलब कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन बहुत अच्छे से सबको पता होगा। अरे किसी भी चीजों को कलेक्ट करके रख दो तो वो कलेक्शन बन जाता है, सही है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ सेट की डेफिनेशन लिखूं तो वो क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग अलग, है ना, अलग अलग। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, और कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। उसको क्या कहते हैं? सेट। इसको थोड़ा सा और क्लियर एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने अरुण से पूछा कि अरुण व्हाट इज योर, या मैं ये कहूं कि अरुण के 3 फेवरेट क्रिकेटर्स कौन कौन से हैं। अरुण आप अपने तीन फेवरेट क्रिकेटर्स बताइए। तो वो बोल रहा है कि मेरे को तो सर MS धोनी पसंद है, विराट कोहली पसंद है और सचिन तेंदुलकर पसंद है। ठीक है, तो उसके कलेक्शन में कौन कौन से आए? MS धोनी साहब आ गए, सचिन और विराट, सही है, ठीक। लेकिन मैंने फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछा, मैंने आशीष से पूछा कि आशीष आपको आपके 3 फेवरेट क्रिकेटर्स कौन से? तो उसने मेरे से कहा कि सर मेरे को तो सहवाग पसंद है, KL राहुल पसंद है और MS धोनी पसंद है। तो आप एक बात चेक करो कि ये कलेक्शन अलग है, ये कलेक्शन अलग है, जबकि मैंने तो एक ही स्टेटमेंट बोला था ना, सही है। तो मैंने जो स्टेटमेंट बोला क्या वो डिफाइन था सही तरीके से? वो सही तरीके से डिफाइन ही नहीं था, क्योंकि क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है। अगर मैं किसी तीसरे पर्सन से पूछूं तो जरूरी नहीं है कि वो सेम ही आए इनके जैसे, कोई अलग भी तो आ सकता है। तो सेट और कलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है? कलेक्शन तो कोई भी चीजों को इकट्ठा करके आप लिख दो वो कलेक्शन है, ठीक। सेट क्या होता है? सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। कहने का मतलब अगर इसको और आसान से समझें तो पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, सही है। एक ऐसा कलेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो और उसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, तो मेरे को अरुण क्या बताएगा कि सर 1 2 और 3 फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स यही है। मैं अगर आशीष से पूछूं तो आशीष भी क्या बताएगा? 1 2 3। मैं अपने आप से पूछूं तो मैं खुद भी क्या बताऊंगा? 1 2 3। तो ये कैसा कलेक्शन है ना, जो कि चेंज नहीं हो रहा, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या है? अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो ये कैसा कलेक्शन है? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? ये एक सेट है। ये क्या है? ये एक सेट कहलाएगा। क्लियर है बच्चों ये बात? अब सेट को डिनोट करने का तरीका क्या है, उसको आप लिखेंगे कैसे, कि कैसे पता चलेगा कि हमें कि ये सेट है और ये सेट नहीं है? क्योंकि हमें तो बार बार इस तरीके से दिया जाएगा क्वेश्चंस में 1 2 3 या 3 4 5, तो आप कैसे पता चलेगा कि ये सेट है और ये सेट नहीं है? तो उसको डिनोट करने का तरीका क्या है वो सीखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, डिनोशन ऑफ सेट। सेट को आप किसी भी एक कैपिटल लेटर से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कैपिटल A लिखा और मैंने यही एक सेट लिखा 1 2 3, और इसको हम करली ब्रेसेस के अंदर बंद करते हैं, करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी ब्रेसेस का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ओपन ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे ना क्लोज लगाएंगे, केवल कैसे ब्रैकेट्स यूज करेंगे? करली। तो जहां पर भी आपको करली ब्रेसेस दिख जाएंगे इसका मतलब वो क्या है? वो एक सेट है। क्लियर है बच्चों ये बात? तो किसी भी एक कैपिटल लेटर से आप डिनोट करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर उसको बंद करेंगे, ठीक। एक बात बताइए कि ये जो सेट लिखा आपने, सेट है, ठीक है, हमें समझ आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये क्या है? ये इसकी एंट्रीज हैं, या आप ये कह सकते हो ये इसके एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स है किसके? सेट ए के। 1 क्या है? एक एलिमेंट है किसका? सेट ए का। 2 क्या है? एक एलिमेंट है सेट ए का। 3 क्या है? एक एलिमेंट है सेट ए का। क्लियर है बच्चों? तो इस बात को मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखा जाता है कि 1 जो है एलिमेंट है सेट ए का, इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये किसका सिंबल है? बिलोंग्स टू का। 1 बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है बच्चों? मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 4 इज बिलोंग्स टू सेट ए, क्या ये 4 बिलोंग कर रहा है सेट ए में? नहीं कर रहा ना ये तो इसको क्या करोगे? इसे आप काट दोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के अंदर? बड़ी ही आसान सी बात है, सही है, ठीक है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन समझते हैं बच्चों कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। नोट कर लेंगे आप इसे।
वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कीजिए सर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो उसकी रोस्टर फॉर्म और एक उसकी सेट बिल्डर फॉर्म। सही है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? देखो रोस्टर फॉर्म का एक अच्छा सा नाम मैं आपको यहां लिख दूं, न्यूमेरिक फॉर्म। तो जो भी नंबर्स की फॉर्म में लिखी हुई होगी उसको आप क्या कहोगे, रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर का एक और नाम लिखता हूं अच्छा सा, लैंग्वेज फॉर्म। ये सब मैंने बनाए हुए हैं खुद के, लैंग्वेज फॉर्म, न्यूमेरिक फॉर्म समझने के लिए। सही है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, लैंग्वेज फॉर्म। सही है, लैंग्वेज फॉर्म मतलब अगर आपने उसको एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो क्या है, सेट बिल्डर। इसी पर एक एग्जांपल करते हैं। अभी अभी जो जस्ट हमने एक एग्जांपल लिखा था कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। सही है, चलिए इसको हम लिख के देखते हैं। देखो हमने रोस्टर फॉर्म में अभी भी लिखना बताया था मैंने आपको, a इक्वल्स टू 1, 2 और 3। नंबर्स की फॉर्म में जो लिखी हुई है वो क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अब लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसे ऐसे लिखेंगे कि सेट को तो a से डिनोट करते हैं, a इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, x एक नंबर सच दैट x is less than 4 and x belongs to natural numbers। क्या ये बात सही लिखी है, चेक करके देखना। देखो हमने क्या लिखा, a is equals to x such that मतलब x क्या है, x 4 से छोटा नंबर है। x क्या है, x 4 से छोटा नंबर है और x क्या किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। x की जो भी सारी वैल्यूज उठानी है वो कहां से उठानी है, नेचुरल नंबर से लेनी है सारी वैल्यूज। और x क्या है, 4 से छोटा नंबर है। सही है, तो नेचुरल नंबर मुझे बताओ क्या होता है। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, और चलते आते हैं इन्फिनिटी तक। एक कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 4 मतलब x जो है वो क्या है, 4 से छोटा है। तो 4 से छोटे नंबर्स तो 1 2 और 3 ही तो हुए, क्या 4 भी लेना है, इक्वल टू तो नहीं है तो 4 तो नहीं लेना। x जो है वो छोटा लेना है 4 से, और क्या होना चाहिए, नेचुरल। तो क्या आंसर आया इसका भी, 1 2 3। तो हमने क्या किया, इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा और इसको न्यूमेरिक की फॉर्म में लिखा, इसीलिए ये क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म, और ये क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसके अंदर आपको पहले क्वेश्चंस में तो यही पहचानना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। फिर क्वेश्चंस में आपको बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल इंसर्ट करने हैं, और फिर क्वेश्चंस में आपको रोस्टर फॉर्म से कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में, या सेट बिल्डर से कन्वर्ट करना है रोस्टर में। आप एक बार करके देखेंगे एक्सरसाइज, अगली वीडियो में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज इसकी करा दूंगा। सही है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसको। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियोस आगे अपलोड कर सकूं। ठीक है बच्चों, बाय।